एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुआन जिंग को एक बंदा खाना देने आता है। तो हुआन जिंग उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे उस पर्सन के पास ले चलो जिसने मुझे इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इस पर वो बंदा उसे एक सीक्रेट रास्ते से लेकर फेंग दियानी के पास जाता है। फेंग दियानी कहता है कि क्या तुम मुझे सच में थैंक्स बोलना चाहते हो। हुआन जिंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फेंग दियानी उसे बताता है कि स्टार पावेलियन में मशीनरी की स्टडी को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, इसीलिए उसने उसके टैलेंट को देखते हुए ये फैसला लिया था। वो उसे कहता है कि अगर तुमने स्टार पावेलियन में और टाइम गुजारा होता तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता। अगर तुम फिर भी स्टार पावेलियन में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दोबारा वहाँ एंटर करवा सकता हूँ, पर याद रखो कि वहाँ ये फुलिन के अलावा कोई भी तुमसे अच्छा बिहेव नहीं करेगा। हुआन जिंग को उसकी बातें समझ आ चुकी थी। वो फेंग दियानी से कहता है कि मैं वापस स्टार पावेलियन नहीं जाना चाहता। इस पर फेंग दियानी उसे जीसू की बुक का एक पेज देता है, जिसे देखकर हुआन जिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फेंग दियानी कहता है कि जब तक तुम जीसू की तरह एक ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें इसी तरह डेली इस बुक का एक एक पेज देता रहूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जीसू अपना भेष बदल कर अपनी बेटी को देखने के लिए स्टार पावेलियन जा रहा था। तभी वो देखता है कि क्वीन बाइजू भी वहाँ पहुँच चुकी थी। मास्टर्स उसका वेलकम करते हैं। वो उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जख्मी हो गया है। मैं यहाँ उसी को देखने आई हूँ। मास्टर्स बताते हैं कि 2 दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे प्रिंस टिंग जून को चोट लग गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। तभी बाइजू नोटिस करती है कि कोई ऊपर पहाड़ी से उसे देख रहा है। उसके पलटने पर जीसू तुरंत वहाँ से चला जाता है। इधर टिंग जून काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। उसे देखने फेंग दियानी भी जाता है। टिंग जून उसे देखकर कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर मेरे साथी लुओलिन को फंसाया है। मैं तुमसे इस सब का हिसाब लूंगा और तुम्हारी हर साजिश का जवाब दूंगा। इस पर फेंग दियानी काफी कूल अंदाज में उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हुआन जिंग बुक के नेक्स्ट पेज के आने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर गुजरने के बाद भी फेंग दियानी ने उसके पास बुक का नेक्स्ट पेज नहीं भिजवाया था। इस पर हुआन जिंग डिसाइड करता है कि वो उसे लेने खुद ही फेंग दियानी के पास जाएगा। इधर फेंग दियानी जीसू की बुक में दी हुई डिजाइन के अकॉर्डिंग उड़ने वाली मशीन बनाकर उसे पहनकर उड़ने का ट्राई कर रहा था, जिस पर वो पहले तो आसमान में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि वो मशीन अब उसे उड़ने लायक बना देगी, पर जल्दी उसका भ्रम टूटता है और उसकी मशीन हवा के दबाव से टूट जाती है और वो आसमान से नीचे आ गिरता है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट उसे ढूंढता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे थे? आपको पता है कि 20 साल के होने से पहले उड़ना हमारे क्लाइंट के कानून के खिलाफ है। ईश्वर फेंग दियानी उसे गुस्से से डांटता है और कहता है कि मैं 20 साल का होने से पहले इसका एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी मैं विंग क्लैन का किंग हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हुआन जिंग फेंग दियानी के रूम में पहुँचता है। वहाँ फेंग दियानी नहीं था। वो देखता है कि चारों तरफ फ्लाइंग मशीन बनाने का सामान बिखरा पड़ा था। वो उन्हें देखता है और कहता है कि ये तो काफी कमजोर है, हवा के दबाव में जाते ही ये टूट जाएगा। वो सभी सामान को देख ही रहा था कि तभी वहाँ फेंग दियानी आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआन जिंग उसे देखकर डर जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ जीसू की बुक का नेक्स्ट पेज लेने आया था, क्योंकि आपने भिजवाया नहीं। इस पर फेंग दियानी उसे पूरी बुक दे देता है और उससे उस बुक में मौजूद डिजाइन की फ्लाइंग मशीन बनाने को कहता है। इसके बाद वो उसे फ्लोरा एमुलेट देता है और कहता है कि इसे किसी भी कीमत पर ओपन करके पता लगाओ कि इसके अंदर क्या सीक्रेट छुपा है। इस पर हुआन जिंग उसे अपने रूम पर ले जाकर ओपन करने की कोशिश करने लगता है। इधर ये फुलिन की हालत काफी खराब थी और वो किसी को बिना बताए माउंटेन पर जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टिंग जून उसकी इस हालत को देखे। तभी अचानक से वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। इधर हुआन जिंग के हाथ से फ्लोरा एमुलेट छूटकर गिरता है और टूट जाता है। तभी उसमें से एक व्हाइट फ्लावर निकलकर उड़ते हुए बाहर जाने लगता है। हुआन जिंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वो फ्लावर काफी तेजी से उड़ते हुए आसमान में पहुंच चुका था। इधर टिंग जून अपने असिस्टेंट से कहता है कि जब से मैं ठीक हुआ हूँ तब से ये फुलिन बीमार हो गई है। तुम ऐसा करो कि कैपिटल सिटी जाओ और वहाँ से रॉयल डॉक्टर को ये फुलिन का इलाज करने के लिए लेकर आओ। इस पर असिस्टेंट उसे सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि ये फुलिन ने आपको सोल समनिंग मेथड से ठीक किया है
उसने अपनी लाइफ लाइन आपको दे दी है, इसलिए शायद अब वो नहीं जी पाएगी। ये सुनकर टिंग जून परेशान हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि तुमने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में वहाँ बायान हुआ आकर टिंग जून को बताती है कि ये फुलिंग अपने कमरे से गायब है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ पता नहीं है। ये सुनकर टिंग जून तुरंत ये फुलिंग को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर हुआन जिंग फ्लावर को पकड़ने की कोशिश में हार थक कर बेहोश हो जाता है। इधर टिंग जून काफी देर तक ये फुलिंग को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस जगह पहुंच ही जाता है जहां ये फुलिंग दम तोड़ चुकी थी। वो ये फुलिंग को पकड़कर बीते पलों को याद करके रोने लगता है। तभी वहाँ फ्लोरा एमुलेट से निकला फ्लावर आकर ये फुलिंग की बॉडी में समा जाता है और उसकी गर्दन पर मौजूद निशान चमकने लगता है। ये देखकर टिंग जून को याद आता है कि ऐसा पहले भी हो चुका था। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा टिंग जून तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। तभी अचानक घोड़ा बिदक जाता है और टिंग जून को उठाकर फेंक देता है। इस पर टिंग जून गिरते हुए एक लकड़ी के सहारे लटक जाता है। तभी वहाँ ये फुलिंग आकर उसे सेव करने की कोशिश करती है पर इतने में लकड़ी टूट जाती है जिस पर वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे जा गिरते हैं। पर तभी ऐसे ही ढेर सारे मैजिकल फ्लावर्स आकर उन्हें सेव कर लेते हैं। टिंग जून समझ चुका था कि वो फ्लावर शूटिंग स्टार के थे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी ये फुलिंग को भी होश आ जाता है तो टिंग जून उसे साथ लेकर वापस चला जाता है। ये सारा नजारा दूर से क्वीन बाइजू देख रही थी। सब कुछ देख लेने के बाद वो समझ जाती है कि ये फुलिंग ही जीसू की बेटी है। वो मन ही मन ये डिसाइड करती है कि वो टिंग जून की शादी ये फुलिंग से करवाएगी और ह्यूमन क्लैन की पावर को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट डे ये फुलिंग सोकर उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपने आसपास मौजूद चीजों की एक्टिविटी को फील कर सकती थी और दूर दराज से आती हुई आवाजों को सुन सकती थी। ये फुलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी उसे दूर से क्वीन बाइजू और टिंग जून की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि क्वीन टिंग जून से उसके बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ मौजूद किसी लड़की से काफी ज्यादा क्लोज हो। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा सकती हूँ। ये बात सुनकर ये फुलिंग खुश हो जाती है और टिंग जून का जवाब सुने बिना भागते हुए बाहर आ जाती है। मगर तभी वहाँ फेंग टियानी एक लेटर लेकर पहुँचता है जिसे उसने खुद ही लिखा था और वो ये फुलिंग को बताता है कि इसे हुआन जिंग तुम्हारे लिए छोड़कर गया है। ये फुलिंग उस लेटर को खोलकर पढ़ती है जिसमें ये लिखा था कि सिस्टर ये फुलिंग मेरी फिक्र मत करना, मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गया हूँ। लेटर पढ़कर ये फुलिंग हुआन जिंग की तरफ से बेफिक्र होती है और कहती है कि हुआन जिंग की हैंड राइटिंग तो काफी अच्छी है। फेंग टियानी उसके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे मन ही मन थैंक्स बोलता है क्योंकि वो राइटिंग तो उसी की ही थी। वो उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इधर टिंग जून क्वीन के सामने ये फुलिंग से शादी करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ पर क्वीन नहीं मानती। वो कहती है कि मैंने ये फुलिंग को देखा है, वो ही तुम्हारी रॉयल कंसर्ट बनने के लायक है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।